नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि गति का नियम के प्रतिपादक कौन है। तो गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? आइजैक न्यूटन है, ठीक है। याद रखना है आइजैक न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिया था। और कौन कौन सा नियम है वो भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। न्यूटन के गति का पहला नियम है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, या तो गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। मतलब जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर विरामावस्था में वस्तु है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन के गति का पहला नियम है, ठीक है। और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा नियम है कि किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बल की परिभाषा न्यूटन की किस नियम से प्राप्त होता है। तो बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम से प्राप्त होता है। और बल का जो सूत्र होता है, F बराबर ma, है ना। F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये जो सूत्र है ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो फैराडे का नियम संबंधित है इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का हिंदी होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम है, ठीक है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने ही किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने किया था। धारिता का एसआई इकाई क्या है। तो धारिता का एसआई इकाई फैराडे होता है, ठीक है, जिसे कूलाम बटे वोल्ट भी कहा जाता है ना, कूलाम बटे में वोल्ट। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है कि फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार किसका बना होता है। ये टीन और सीसा का बना होता है ना, सीसा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फ्यूज का तार जो है उसका क्वालिटी क्या होता है। तो वो क्या होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। याद रखना है, फ्यूज का तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो वो है चांदी, है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी होता है, ठीक है। अब चांदी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे कि चांदी की परमाणु संख्या कितनी है। तो 47 है। और चांदी का प्रतीक क्या होता है। तो Ag होता है, ठीक है। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है मेक्सिको, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है चांदी से कि न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाला धातु कौन सा है। यानी कि सबसे न्यूनतम जो है विद्युत प्रतिरोध किस धातु का है। तो चांदी का है, क्योंकि चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक है। तो वो न्यूनतम प्रतिरोध वाला धातु है, चांदी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आता है, ये वाला आता है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। देखिए, अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। वो कौन है। तो वो ग्रेफाइट है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो ध्वनि तरंगें जब चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है। तो ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। ध्वनि तरंगें जब चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। अब यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। और कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न हो वो भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। अब बात आई ध्वनि से। तो ध्वनि से कई क्वेश्चन आता है, जैसे कि ध्वनि कौन सा तरंग है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब कन्फ्यूजन इसमें होता है, एक प्रकाश है ना, प्रकाश कौन सा तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है।
अब इसमें कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे तो कैसे याद रखना है, देखिए ध्वनि धैर्य ऐसे रिलेट करिए, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुधैर्य तरंग है, और प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, ध्वनि की इकाई क्या है, तो वो डेसिबल होता है, ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। अच्छा, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है, सबसे अधिक ध्वनि की गति ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि ऑप्शन में कई चीज़ें रहेगा और उसमें बोलेगा ध्वनि का गुण इसमें से क्या नहीं है, तो याद रखना है ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश में ध्रुवन होता है लेकिन ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, और केवल अनुप्रस्थ तरंगों को ही ध्रुवीकृत किया जा सकता है। तो जैसे प्रकाश तरंग क्या है, एक प्रकाश तरंग में ध्रुवन होता है लेकिन ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो क्या नहीं बदलता है, तो ये भी याद रखना है आपको, इससे 2-3 क्वेश्चन उलट पुलट के पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ध्वनि तरंगे एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। एक चीज़ रट के रखना है कि आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। बाकी इसका आयाम, तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, ठीक है। ध्वनि हो या तो प्रकाश तरंगे हो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है। घरेलू विद्युत सप्लाई यानी कि आपके घरों में जो हम लोग के घरों में जो बल्ब रहता है, विद्युत सप्लाई होती है, उसका कितनी वोल्ट होती है, तो वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है, 220 वोल्ट होता है। अब 220 यहाँ भी है, तो यहाँ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ है दिष्ट धारा, तो कौन सा होता है, घरों में जो लगा रहता है वो होता है हम लोग के यहाँ AC होता है ना, AC करंट होता है, AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। एक होता है DC है ना, AC और DC, तो फुल फॉर्म भी याद रख लेना आपको, है ना। AC यानी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और DC यानी डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा, ठीक है। तो घरों में जो क्या क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है ना, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा मापने का उपकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। विद्युत धारा मापने का उपकरण एमीटर होता है, ठीक है, उपकरण का नाम ये क्या है, विद्युत धारा मापने के जो यंत्र है वो एमीटर है, ठीक है। और विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, तो यानी कि मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा मापने का जो मात्रक होता है, इकाई होता है, वो एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है ये सब, ठीक है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है, उपकरण है, वो एमीटर है, और विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर है। और अच्छा, विद्युत आवेश का इकाई मात्र SI मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए बिहार SSC में पूछा हुआ है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो विद्युत ट्रेन है ना, विद्युत ट्रेन यानी कि विद्युत ट्रेन जो है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं निकलता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, विद्युत ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है, इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। अच्छा, भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन चली थी 1925 में चली थी, ठीक है, 1925 में चली थी, बॉम्बे से कुर्ला तक चली थी, ठीक है। 1925 में पहली बार विद्युत ट्रेन चली थी, और पहली बार ट्रेन अगर सिंपल पूछ दे तो 1853 में चली थी, जो बॉम्बे से थाने तक चली थी 34 किलोमीटर, ठीक है। तो लेकिन अगर विद्युत ट्रेन की बात हो तो 1925 में पहली बार भारत में चला था। नेक्स्ट है कि सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है, तो सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है, ठीक है। अब वो क्या है कि इसका कहीं जगह आपको मिलता है कि सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है, कहीं आपको मिलता है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, कहीं मिलता है आपको 8.20 सेकंड लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, अब इसमें आंसर इसका दिया हुआ है कहीं 8 मिनट 5 सेकंड, लेकिन देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर होता है क्या मालूम,
8 मिनट लगभग 20 सेकेंड होता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। वो कैसे आप निकाल सकते हैं? देखिए जो समय है, जो समय लगता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब दूरी क्या है? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ये अपने आप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो आप लिख लीजिएगा 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होता है। और जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, इसको मीटर में बदल के 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर से इसको भागा देंगे तो आपका आएगा 8 मिनट है ना, लगभग 20 सेकेंड, यानी 500 सेकेंड लगभग आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ऑप्शन में क्या है? इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको मोटा मेन क्वेश्चन याद रखना है कौन कौन सा? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होता है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है? तो वो होता है 3,84,000 3,84,400 किलोमीटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया था और बिहार एसएससी सीजीएल जो 2022 में एग्जाम हुआ इसमें भी पूछा गया था। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। कहीं आप अगर ऑप्शन में दे दे 3,84,000 किलोमीटर भी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से आसपास का आंसर 3,84,000 हो जाता है, लेकिन इसको याद रखना है 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रमा से जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? जैसे सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी पर तो लिया 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश मतलब चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड लेता है ना, 1.3 सेकेंड, ये भी लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? ठीक है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कब पर होता है? तो 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसोर कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, इसे याद कैसे रखिएगा? देखिए, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी यानी ज़्यादा वाला होगा 4 जुलाई वाला। ठीक है, 4 तारीख में भी ज़्यादा है और जुलाई ये भी ज़्यादा है, और न्यूनतम है 3 जनवरी, ये छोटा वाला। ठीक है, कम वाला 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो इंद्रधनुष में कितना 7 रंग होता है, तो वो कौन कौन सा रंग होता है? देखना, भिगयोर, ऐसे याद रखना है, VIBG, भिग योर, YOR है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और ये क्या, येलो, ऑरेंज और रेड है। ठीक है, ये 7 रंग होता है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो गया? इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? देखिए 3 रंग इधर करिए, 3 रंग इधर, तो बीच वाला कौन सा हो गया? ग्रीन है ना, हरा रंग हो गया। ठीक है, बीच का रंग हो गया हरा रंग हो गया। और पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के सब मतलब किनारे में रंग कौन कौन सा है? तो ये किनारे में कौन सा आ जाएगा? बैगनी और लाल है ना, वायलेट एंड रेड किनारे में हो गया। और पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का जो है सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो ऊपर में होता है रेड, लाल, और नीचे होता है वायलेट यानी कि बैगनी, नीचे होता है बैगनी कलर का। ठीक है, ये याद रखना है। और अच्छा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था? बीच का रंग हरा है ना। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का ताप जो है अधिकतम जो है किस पानी का घनत्व जो है अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और जहाँ पर घनत्व जो अधिकतम होता है वहाँ आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है,
और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से, पानी का बर्फ़ बनना ये कौन सा परिवर्तन, ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ़ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी है। ठीक है, और चांदी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बताएं। फिर एक बार रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन ही आपको याद हो जाता है आसानी से, और कन्फर्म भी रहता है, आप कन्फ्यूजन नहीं होता है कभी। ठीक है, तो चांदी के बारे में, चांदी की परमाणु संख्या कितनी है, तो 47 है। चांदी का प्रतीक क्या है, Ag है। और न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाला धातु कौन सा है, तो वो चांदी है। ठीक है, सबसे अच्छा चालक जो है वो सबसे क्या न्यूनतम प्रतिरोध वाला होगा। ठीक है, और सर्वाधिक चांदी का उत्पादक राज्य, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है, और देश में मेक्सिको है। ठीक है, तो याद रखना है। और कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक अधातु है। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये है नाभिकीय संलयन, इसका करेक्ट आंसर है संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, संलयन है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और ये ऐसा आता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसे रिलेट कैसे करिएगा, देखिए एक हाइड्रोजन बम है, एक परमाणु बम है। वो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य में हो गया, या तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है संलयन, नाभिकीय संलयन। तो उसी तरह सेम हो जाएगा, हाइड्रोजन बम जो है वो भी संलयन, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत संलयन है, नाभिकीय संलयन, तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अब रही बात सूर्य की, तो एक क्वेश्चन आता है, सूर्य की सतह पर तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो वो सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। और दूसरे नंबर पर आता है प्रोक्सिमा सेंटोरी, है ना। सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट है, एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो घड़ी क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सुस्त हो जाएगा। कैसे, देखिए पेंडुलम वाला में क्या है, इसका सूत्र क्या होता है ना, आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल यानी कि टी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, है ना, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर L/G। ठीक है, अब यहाँ से आप समझेंगे। देखिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी कि 1/6 यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर कम होता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/6 यानी कि ये 1/6 हो जाएगा। जी जो है वो कम हो जाएगा, कितना, 1/6 हो जाएगा। तो ये जैसी कम होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण, ये जी का मान जब कम होगा तो ये आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो आवर्तकाल का मान जब बढ़ेगा तो दोलन करने वाली जो है, तो दोलन करने वाली एक आवर्तकाल जो समय जब बढ़ जाएगा तो ये क्या, सुस्त हो जाएगा। समय ज़्यादा टाइम लगेगा तो धीरे धीरे ये दोलन करेगा, सुस्त हो जाएगा घड़ी, है ना। घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये सुस्त हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे, तो यानी कौन सा परिवर्तन इसमें होगा। जब प्रकाश की कांचें प्रकाश की तरंगे
वायु से कांच में होकर गुजरती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदलता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सा प्रभावित होगा, तो आवृत्ति नहीं बदलती, इसका मतलब आवृत्ति यहाँ है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आवृत्ति नहीं बदलती, ये आंसर नहीं होगा, आवृत्ति यहाँ भी है, तो आंसर इसका हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदलेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि आवृत्ति नहीं बदलती है, ये रट के रखना। ठीक है, अच्छा प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ना, प्रकाश प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि धैर्घ्य यानी ध्वनि अनुधैर्घ्य तरंग है। अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा, तो प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ठीक है, ये याद रखना है, प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। नेक्स्ट है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले क्या करता है, पूरी कुल दूरी का आधा भाग v1 से और शेष आधा भाग, यानी कि आधा और आधा दोनों बराबर है, यानी कि सेम डिस्टेंस v1 और v2 से तय करता है। ठीक है, तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो आप मैथ में आप पढ़े होंगे, जब आधा आधा दूरी जब तय करता है तो जैसे कि आधा भाग जो है x चाल से तय किया और शेष आधा भाग y से तय किया, तो उसका औसत चाल क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2v1 इंटू v2 है, 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि, तो एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। इसका करेक्ट आंसर 2 गया, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ नेत्र, अब नेत्र से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यानी आँख से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर रिवीजन करेंगे। जैसे कि नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये अति महत्वपूर्ण है जो कि आता है एग्जाम में कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है, जिसे परितारिका भी कहा जाता है। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, आइरिस करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है ना कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को है ना दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए ताकि कन्फ्यूजन कभी ना हो, याद भी रहे। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, यानी कि देखिए दूर में क्या 2 लेटर है, 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ठीक है, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए ये 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, यानी उत्तल लेंस चढ़ाएंगे। ठीक है, और ये 3 लेटर इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट में 3 लेटर है, 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए निकट में 3 लेटर है, अवतल में 4 लेटर है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है, दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो आँख से संबंधित है। ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस, ये सब रोग क्या आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में
एक समान होता है वो कौन सा तापमान है, -40 होता है ना, -40 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है देखिए, तो एक आपको सूत्र याद होगा जो एक दूसरे में संबंध बताता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। अब बोला कि वो कौन सा जो तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि वो तापमान है x, ठीक है, यानी सेंटीग्रेड में भी x और फ़ारेनहाइट में x, दोनों का तापमान बराबर होता है। तो x माने तो यानी सेंटीग्रेड का मान x हो गया और /5 और फ़ारेनहाइट का मान भी x है, ठीक है, -32/9। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9x हो जाएगा ये, ठीक है। 9x बराबर ये 5x माइनस 5 गुना फिर 32 करेंगे, 32 पंचे 160, ठीक है। अब ये 9x में ये 5x इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x। 4x बराबर कितना है, -160। तो 4 से काटेंगे 160 का तो 40 चौके 160 होगा और माइनस में है, ठीक है। यानी x का मान कितना हो गया, -40 डिग्री, ठीक है। तो ये समझ गए, तो ये कैसे होता है तो समझ गए। और इसका मतलब यही है कि वह तापमान यानी कि -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। नेक्स्ट है कि वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग किससे संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वायु का वेग किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वायु का वेग जो है ये मापा जाता है एनीमोमीटर से, है ना, एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है, ठीक है। और एनीमोमीटर और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या है, देखिए मैनोमीटर है वायुमंडल के बीच दबाव या दो बिंदुओं के बीच दबाव के अंतर को मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अब एक एग्जाम में पूछा गया था बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। नेक्स्ट है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। तो FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो ये क्या है, फुट, पाउंड और क्या है, सेकेंड, है ना, फुट, पाउंड और सेकेंड। तो द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा ना। फुट देखिए FPS में इसमें क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, ये लंबाई को दर्शाता है, पाउंड ये द्रव्यमान को, और सेकेंड ये समय को हो गया, ठीक है। तो द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये पाउंड हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति के कितने नियम है। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिया था, ठीक है। न्यूटन का 3 नियम था और तीनों नियम क्या है, जैसे पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरा क्या है नियम, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होता है। और इसे द्वितीय नियम से क्या है, बल का सूत्र निकलता है, और पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है, ठीक है। और तीसरा नियम क्या है न्यूटन का, तो कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसको। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है, 746 वाट होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग है। तो सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग है, यानी सबसे ऊपर कौन सा रंग है, तो ऊपर सबसे है लाल, ठीक है। अंदर की ओर पूछेगा तो वो है बैगनी, और बीच वाला तो हरा है ना, हरी हरी ओढ़नी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। तो बीच वाला कौन सा होता है, तो हरा होता है ना, भीगी ओर, VIBG और YOR। तो बीच वाला कौन सा, ये 3 इधर, ये 3 इधर, तो ये हरा हरा, ये क्या बीच वाला रंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट का ऊपरा और निचला वाला है वो कौन सा होगा, देखिए फ़ारेनहाइट का
हिमांक बिंदु कितना होता है, तो यानी कि नीचे वाला वो है 32 डिग्री, ठीक है। और उसका जो उबाल बिंदु होता है यानी कि जो क्वथनांक हो जाता है वो 212 हो जाता है, 212 फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों में अंतर पूछा है, तो ये दोनों में 212 में से 32 घटा दीजिए तो अंतर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा है कि ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य अंतराल कितना होगा, तो 180 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 180। नेक्स्ट है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है ना। यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। एक हो गया श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कितना होता है, तो वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वो होता है श्रव्य ध्वनि। और एक होता है अवश्रव्य। अवश्रव्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और पराश्रव्य हो गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया, ठीक है। अच्छा, ध्वनि की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है ना। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 2015 में हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। और आज का क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते